गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने पहले वाले चैप्टर में देखा था कि संभववाद, निश्चयवाद और नव निश्चयवाद तीन तरह की विचारधाराएं हमारे सामने आई थी, जिसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था निश्चयवाद, जिसका मतलब प्रकृति ज़्यादा प्रभावशाली है, प्रकृति का मनुष्य के क्रियाकलापों पर पूर्णतया नियंत्रण है। जर्मन में इस विचारधारा का उदय जर्मन में हुआ। सबसे पहले निश्चयवादी विचारधारा का उद्भव हुआ, क्योंकि सबसे पहले जब मनुष्य के पास बहुत ज़्यादा तकनीकी विकास नहीं हुआ था तो प्रकृति अधिक प्रभावशाली थी, शक्तिशाली थी, इसलिए मनुष्य ने प्रकृति को ताकतवर माना और प्रकृति जो है मनुष्य के कार्य को निर्धारित करने वाली महत्वपूर्ण शक्ति थी। लेकिन इसके आगे धीरे धीरे तकनीकी विकास हुआ। जैसे हम इतिहास को अगर हम पढ़ें, जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत से उद्योग धंधे, बहुत सारे हमारे पास तकनीकी खोज हुई, बहुत सारे कई तरह के आविष्कार हुए, तो धीरे धीरे मनुष्य को लगने लगा कि नहीं, प्रकृति का नियंत्रण तो हमारे मनुष्य के ऊपर नहीं हो सकता है। हाँ, प्रकृति का प्रभाव अवश्य हो सकता है। मनुष्य ज़्यादा शक्तिशाली है और मनुष्य निर्माणकारी है, जो कि प्रकृति से प्रदत्त संभावनाओं का प्रयोग कर सकता है। तो इस सोच का सबसे पहले जो उद्भव हुआ वह हुआ फ्रांस में। फ्रांस में सबसे पहले इस विचारधारा को महत्व मिला और इसके जो प्रथम विचारक थे वाइडला ब्लाश जो थे संभववाद के एक तरीके से जन्मदाता अपन इसको कह सकते हैं कि वाइडला ब्लाश जो थे संभववाद के जनक थे। लेकिन इसको इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया, संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, वो थे फैब्रे। तो फैब्रे ने और वाइडला ब्लाश ने, दोनों ने ही वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य की जो कार्य करने की क्षमता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो प्रकृति से प्रदत्त संभावनाओं का स्वामी है। फैब्रे ने अपनी पुस्तक में यहाँ लिखा है कि देयर आर 3 नेसेसिटीज़ बट वेयर पॉसिबिलिटीज़ एंड मैन इज़ मास्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, इट इज़ द जज ऑफ देयर यूजेस। कि प्रकृति, यहाँ पर प्रकृति जो है क्या है, नेसेसिटी ज़रूरी तो है, मान लिया कि प्रकृति पर्यावरण जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें हमने क्या है, पॉसिबिलिटीज़, संभावनाएं हैं, और उस संभावनाओं का मास्टर कौन है, मनुष्य। और मनुष्य उसको जज करता है कि मैं इससे क्या कर सकता हूँ। जैसे जलवायु है, वनस्पति है, मृदा है, उच्चावच है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक तत्व है जो कि मानव को रहन सहन, व्यक्तित्व पर को प्रभावित करते हैं। लेकिन संभववादी जो विचारक है वो कहते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें, जलवायु, वनस्पति, मृदा, उच्चावच, जल की उपलब्धता है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये मनुष्य की सुविधा के लिए है, आवश्यकता के लिए हैं, और मनुष्य इन जितनी भी चीज़ें हैं संभावनाओं का स्वामी है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इनको अपने अनुकूल बनाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपसे कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि ऑस्ट्रेलिया में काल, गुरली और कुलगार्डी जगह है जहाँ पर कि सोने की खानें हैं। सोने की खानों की वजह से वहाँ पर बहुत अधिक विकास हो रहा है। ऐसे अलास्का में ऐसे पॉइंट जहाँ पर कि कोयले का खनन हो रहा है ना, जहाँ पे सोने की खाने हैं, वहाँ विकास हो रहा है ना, जहाँ पर वैसे तो मनुष्य के रहने की अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं, किंतु वहाँ पर मानव रह रहे हैं। तो मानव
जहाँ जैसे बहुत गर्मी है वहाँ पर उन्होंने एसी लगा लिए, हमने पंखे लगा लिए, कूलर लगा लिए, मतलब हमने अपने आप को एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं था कि वहाँ बहुत गर्मी है हम रह नहीं सकते और वहाँ से पलायन कर गए, बल्कि एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने अपने हिसाब से तकनीकी विकास किया और वहाँ पर विकसित हो रहे हैं। जैसे जापान है, जापान ऐसा राष्ट्र है जिसका 80% भाग पर्वतीय है, पठारी है, और जहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 1500 भूकंप आते हैं। उसके बावजूद भी जापान विकसित राष्ट्रों में से एक है। क्यों है? क्योंकि वहाँ मनुष्य ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से, अपनी आवश्यकताओं की, प्रकृति ने जो भी उसको संभावनाएं दी हैं उसका पूर्ण प्रयोग करके अधिकतम विकास किया है। जापान में ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बहुत अधिक भूकंप आने पर भी गिरती नहीं हैं, वाइब्रेट होती हैं पर गिरती नहीं हैं। उनकी जो नींव है, नींव के अंदर प्लास्टिक लगा होता है, जो बिल्डिंग्स हिलती हैं पर किसी तरह की जन और धन की हानि नहीं होती है। इसके अलावा जैसे आलू है, आलू भारत में नहीं था पहले, आलू कहाँ से आया? विदेशों से। आज पूरे विश्व में आलू की कृषि की जाती है और बहुत ज़्यादा चॉइस के साथ खाया जाता है। अगर वहाँ ये संभव कैसे हुआ? क्योंकि मनुष्य ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन फसलों को ला करके उगाया, है ना। ऐसे ही जिस राजस्थान में आजकल ये सोयाबीन की कृषि की जा रही है, जोजोबा, होहोबा की कृषि की जा रही है, जबकि हम ये जानते हैं कि इनकी कृषि के अनुकूल नहीं है। राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, जिसमें कि इंदिरा गांधी नहर का क्षेत्र है, वहाँ पर आज चावल उत्पादित हो रहा है, गन्ना उत्पादित हो रहा है, गेहूं का कटोरा वो है। तो इसका मतलब है कि प्रकृति ने तो वहाँ पर अनुकूल दशाएं नहीं थी, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? अपने अनुकूल वहाँ पर पानी की व्यवस्था की और कृषि की, और की सिंचाई के माध्यम से बहुत अधिक उत्पादन होता है। बहुत अधिक जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र पे उत्पादन की जो दर है वो बहुत अधिक हो रही है ना। तो ऐसी बहुत सारी फसलें हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं आजकल उच्च अक्षांशों में भी उगाया जाना लगा है ना। तो ये जो विचार है, ये संभववादी विचारधारा ही है। आज हमने पहाड़ों पे मकान बना लिए हैं। कैसे संभव हुए? हमारे पास साधन थे, इसलिए हमने पर्वतों पे, पहाड़ों पे मकान बना लिए। हमने रेगिस्तान में रहना शुरू कर दिया, हमने सिंचाई का प्रयोग किया, नहरों पर हमने बांध बना लिए और बांध से हमने पानी को, नदियों से हमने बांध बना लिए और उस पानी से हम सिंचाई कर रहे हैं। उसकी कई नहरें निकाल दी, उन नहरों से नए शहर बस गए, है ना। तो मनुष्य जो है प्रकृति से प्रदत्त संभावनाओं का पूर्णतया उपयोग करता है। वाइडला ब्लाश बहुत ही कट्टर संभववादी थे। इनसे भी ज़्यादा कट्टर संभववादी विचारक जो थे वो ब्रुंश थे। ब्रुंश जो थे, उन्होंने तो अपनी पुस्तक में ये लिखा था कि मैन हैज़ इन्फ्लुएंस द लिविंग वर्ल्ड लार्जर एंड मोर जनरली देन हैज़ बीन सपोज्ड, कि हमारे पृथ्वी पर जो मानव है उसका प्रभाव जो है वो महत्वपूर्ण है। जितने भी उसकी सोच है, उसकी सोच के अनुसार बहुत अधिक विकास हुआ है। किसके द्वारा? मानवीय क्रियाओं के द्वारा। आज हम क्या देखते हैं? आज हमारे पास एक मोबाइल है, कोई तार नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन हम कहीं से भी बहुत दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। क्यों? हमने तकनीकी विकास किया, इसलिए ऐसा संभव हुआ। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। आज हम जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के लिए कहा जाता है कि बांग्लादेश, जब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होगा तो बांग्लादेश डूब जाएगा, क्योंकि जल स्तर बढ़ेगा, सागर का, समुद्र का जब जल स्तर बढ़ेगा तो बांग्लादेश की डूबने की स्थिति। तो वहाँ पर अभी से एक छोटा सा गांव, ऐसे गांव बनने शुरू हो गए हैं जो कि
तैरेंगे और समुद्र के अंदर वो गांव विकसित किए जा रहे हैं, है ना। हम समुद्र के अंदर से तेल निकाल रहे हैं, जैसे बॉम्बे हाई तेल निकल रहा है समुद्र के अंदर से। क्या ये संभव था? लेकिन हमने इसको कैसे संभव हुआ? मनुष्य की बुद्धिमत्ता के कारण ही यह संभव हो पाया है। इसलिए ब्लाश ने कहा कि मानवीय शक्ति, उसका ज्ञान, उसका कौशल और उसकी बौद्धिकता, ये सब चीज़ें जो हैं उनका प्रकृति का उन पर नियंत्रण नहीं होता है। प्रकृति का सिर्फ क्या होता है? प्रभाव होता है। और प्रभाव भी ना कह के बल्कि ये कहना चाहेंगे कि प्रभाव भी ना हो के बल्कि सामंजस्य या समायोजन होता है। मानव जो है वो अपनी चॉइस के अनुसार अपने आप रास्ता बनाता है और अपना जीवन विकसित करता है। ऐसी कई आप एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे आजकल एस्किमोज़ है, एस्किमोज़ के पास आजकल के सारे आधुनिक हथियार मिल जाएंगे। वो चश्मा भी उनके पास मिल जाएगा जो कि उनको उनसे बचाता है, यूवी किरणों से बचाते हैं। क्यों संभव हुआ? क्योंकि वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ से ट्रेडिंग करते हैं, उनके लोकल सामान लेते हैं और यहाँ से वहाँ सामान पहुँचाते हैं। तो जो जनजातियाँ हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी विकास की संभावना हो रही है, क्योंकि मानव ने अपनी बुद्धिमत्ता से इसको विकसित किया है। इसी प्रकार से कई ज्योग्राफी, जैसे अपन ने कहा कि वाइडेला ब्लाश है, फेब्रे है, ईसा बोमेन है, ये सारे भूगोलवेत्ता जो हैं वो वातावरणवादी ना होके बल्कि क्या है? संभववादी है। संभव का मतलब है संभावना है, प्रकृति ने हमें दिया है। प्रकृति जो है उसका नियंत्रण ना होकर के बल्कि क्या है? प्रभाव को माना गया है। जो कार्ल सावर भूगोलवेत्ता है, कार्ल सावर ने क्या किया? मानवीय क्षमता और कौशल को महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा के अनुकूल बल दिया है। उनकी पुस्तक कल्चरल ज्योग्राफी, उसमें उन्होंने नियतिवाद के लिए क्या बोला है कि पर्यावरण का नियंत्रण नहीं है, सिर्फ क्या है? प्रभाव है। और वो क्या कहते हैं? मैं तो प्रभाव के स्थान पर भी समायोजन शब्द का प्रयोग करूँगा। द टर्म ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट आर मोर मॉडरेट, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस्ड रेस्पॉन्स ऑफ एडजस्टमेंट। मतलब उन्होंने क्या कहा? एडजस्टमेंट को ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं मानूंगा बजाय नियतिवाद के। वाइडेला ब्लाश के शिष्य जीन ब्रुंज संभववाद के प्रबल समर्थक रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता है, वरन उसे परिवर्तित करता है। और परिवर्तित करने के लिए क्या करता है? वो क्रियाशील रहता है। पृथ्वी पर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु इतनी परम नहीं कि उसकी छांट की संभावना नहीं हो। कि मनुष्य की क्या है? अपने परिस्थितियों को बदलने के लिए क्रियाशील रहता है और कोई भी वस्तु जो है उसकी चॉइस, कोई प्रकृति में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर उसकी चॉइस ना हो, उसकी छांट की संभावना नहीं हो। प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं हो सकती हैं, और ऐसा नहीं है कि इन सीमाओं को लांघा नहीं जा सकता हो। कौन कहते हैं? ब्रुंश, जो कि ब्लाश के समर्थक भी हैं और शिष्य भी हैं। वो क्या कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति को चुपचाप सहन नहीं करता है, बल्कि स्वयं क्रियाशील रहता है परिवर्तन के लिए। और पृथ्वी के मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु जो है वो इतनी दूर नहीं हो सकती कि वह उसे पा ना सके, और ना उसमें कोई चॉइस की संभावना हो, बल्कि प्राकृतिक वातावरण द्वारा सीमाएं हो सकती हैं। लेकिन सीमाएं भी कैसी है? जिसे मनुष्य आराम से पार कर सकता है। जैसे नदी है, दो शहरों के बीच में बहुत बड़ी नदी है, तो ऐसा नहीं कि दोनों शहर उससे अलग हो गए, उस नदी पे पुल बना करके आराम से
रास्ता बनाया जा सकता है। चीन ने तो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहुत बड़ा एक ग्लास का ब्रिज बना दिया, 2 पर्वतों को जोड़ के। तब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो संभव हो गया। जो पर्वत एक दूसरे से इतने दूर थे, जहाँ जाना असंभव था, उन्होंने 2 पर्वतों को ग्लास के मिरर से जोड़ दिया। हिमालय पर ऐसे दुर्गम रास्तों पर सड़कें बना डाली, जो कि देखने में लगता है कैसे संभव हुआ, है ना। प्रकृति ने तो उसको परमिशन नहीं दी थी, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि से उसने ये काम किया। ईसा बोमेन जो थे, संभववादी विचारधारा के समर्थन में अपनी पुस्तक में लिखा है। उनकी जो पुस्तक है द पायोनियर ऑफ फ्रिजेस, उस पुस्तक में लिखा है कि द ज्योग्राफी एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट्स आर फिक्स्ड ओनली इन द नैरो एंड स्पेशल सर्विस इन द वर्ल्ड narrow and special sense of the world. The moment we give them human occasion, they are changeful is humanity itself. मतलब ईसा बोमन ने क्या कहा कि मनुष्य अपने चिंतन और विचारधारा के द्वारा मानव सभ्यता का उत्थान करता है और उसका विकास करता है। हालांकि प्राकृतिक शक्तियाँ जो होती हैं वह भी मानवीय सभ्यताओं को प्रभावित करती हैं और उनको कई बार नष्ट भी हो जाती है। जैसे पुरानी अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी, आज से 4000-5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। वहाँ सभ्यता विकसित हुई और कैसे वो सभ्यता समाप्त हो गई, क्योंकि उस समय मानव के पास क्या थे, संभावनाएं तो थी, लेकिन मानव ने इतनी तकनीकी विकास नहीं किया था। इसलिए वो मान लो नदी का रास्ता बदल गया हो, पानी की उपलब्धता नहीं रही हो, जलवायु परिवर्तन हुआ हो, उसको सहन नहीं कर पाया हो। आज तो हम जलवायु परिवर्तन अगर हो रहा, हम कहते हैं क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, तो मनुष्य क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्लाइमेटिक चेंज के हिसाब से अपने वातावरण को तो चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को वातावरण के हिसाब से चेंज कर रहा है। उनके हाउसेस के पैटर्न बदल रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस आया, आजकल पता है ना, सब पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो कोरोना वायरस जब आया भारत में या पूरे विश्व में, तो हम सब ने क्या, साबुन से हाथ धोना है, हाथ धो के घर में प्रवेश करना है। तो बड़े बड़े शहरों में जो मकानों के डिज़ाइंस किए गए, जो मकान बन रहे थे, उन मकानों में क्या सिस्टम हो गया कि बाहर की तरफ ही आदमी प्रवेश करने से पहले वॉशिंग एरिया कर दिया, जहाँ पर कि हाथ धोएगा, पैर धोएगा और उसके बाद में घर में प्रवेश कर सकता है। लेकिन इससे पहले क्या थे, जो नए फ्लैट्स बनते थे, नए बिल्डिंग्स बनती थी, उसमें ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। लेकिन वापस से क्या हो गया, इस मकानों के डिज़ाइन कैसे किए जा रहे हैं कि बाहर की बाहर ही हाथ धो के व्यक्ति अंदर की तरफ घर के अंदर प्रवेश करेगा। यानी कि समस्या आई तो समाधान मनुष्य ने निकाला। और आजकल हर देश क्लेम कर रहा है कि मैं वैक्सीन बना रहा हूँ, मेरे पास वैक्सीन बन रही है ना। क्यों? जबकि इस बीमारी को आए हुए अभी लगभग 1 साल हो गया। उस 1 साल में हमने इसकी वैक्सीन ढूंढनी शुरू कर दी। हम निश्चित रूप से कुछ दिनों में इसकी वैक्सीन आ भी जाएगी और हम सक्सेस भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं जैसे पहले, आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू जब आया था, भारत में 1.5 करोड़ लोग अपनी जान गंवाए थे। लेकिन जब कोरोना वायरस आया भारत में, तो हमारे देश में मरने वालों की संख्या लगभग 60,000 के आसपास है। आंकड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में, करोड़ और हज़ार में। ऐसा क्यों संभव हुआ? जब हमारे पास सुविधा नहीं थी, हमने अपने तकनीकी विकास नहीं किया था, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो बहुत लोग मर गए थे। हमें बचने के उपाय पता नहीं था कि हम क्या सुरक्षा कर सकते हैं। आज हमारे पास, हमें कहते हैं बार बार में सैनिटाइज़र, उस वक्त लोग जानते नहीं होंगे सैनिटाइज़र क्या होता है, और जानते भी थे तो सबके पास उपलब्ध नहीं थे। आज हमारे पास
हर घर में सैनिटाइज़र है, साबुन से हाथ धोना है, आते ही हमें अपने आप को कपड़े बदलना है। तो बहुत सारी हमने अपने आप को क्या कर लिया, उस बीमारी से बचने का तरीका हमने ढूंढ लिया और कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इसका वैक्सीन बन जाएगी तो हम इससे फारिग हो जाएंगे। तो कुल मिला के हम प्रकृति के गुलाम नहीं है। किसके अनुसार? संभववादी विचारकों के अनुसार। संभववादी विचारक यह मानते हैं कि प्रकृति जो है वो मनुष्य की प्रकृति जो है वो मनुष्य को गुलाम नहीं रख सकती है, बल्कि मनुष्य खुद प्रकृति में परिवर्तन तो नहीं कर सकता है, लेकिन अपने आप को जो भी उसमें पॉसिबिलिटीज़ है उससे वो परिवर्तन कर सकता है। जैसे एक दार्शनिक है हीगल ने नियतिवाद के बड़े कट्टर विरोधी थे। उन्होंने कहा कि मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात ना करो। जहाँ पहले यूनानी लोग बसते थे वहाँ पर अब तुर्की लोग समावेशित हो गए हैं। इसका मतलब है कि किसी स्थान विशेष पर विशेष तरह के लोग नहीं रहते हैं। हर तरह का वातावरण हर व्यक्ति को सूट हो जाता है। जैसे हमारे राज्य भारत के दक्षिण की जलवायु कैसी है? गर्म है, उष्ण है। उष्ण और आर्द्र जलवायु हमारे दक्षिण भारत की जलवायु। वहाँ का व्यक्ति उत्तर भारत में अगर आता है तो क्या वो सरवाइव नहीं कर सकता? निश्चित रूप से वो यहाँ के वातावरण के हिसाब से धीरे धीरे अगर उसको यहाँ और कई तरीक़ों से अपने आप को बदलेगा। जैसे आजकल हम नाम सुन रहे हैं कि अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस का नाम आ रहा है कि कमला हैरिस जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रबल दावेदार के रूप में मानी जा रही है। तो कमला हैरिस कहाँ की थी? भारत के तमिलनाडु जहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र जलवायु, और अमेरिका में उसने एडजस्ट कर लिया अपने आप को और आज वो उसी जलवायु के अनुकूल वातावरण के अनुकूल अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ऐसा नहीं था कि वहाँ जाके वो एडजस्ट नहीं कर पाई। ऐसे हमारे जैसे ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रिच, हमारे चिड़ियाघर में हमने ऑस्ट्रिच रखे हुए हैं, है ना ऑस्ट्रिच, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट के हिसाब से, पर हमने उनके आसपास ऐसा वातावरण बना रखा है। जयपुर का चिड़ियाघर है, उसमें सफ़ेद रंग का एक वो था सफ़ेद टाइगर के लिए क्या चाहिए? ठंडा माहौल चाहिए, ठंडा वातावरण, उसके जरिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती थी। तो उस सफ़ेद टाइगर के आसपास इतने सारे कूलर लगे हुए थे ताकि उसको गर्मी का एहसास ना हो, है ना। तो वो वहाँ पर रहता था कि एक तरफ तो मानव प्रकृति महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रकृति मानव को दास बना करके नहीं रख सकती है। यही संभववादी विचारधारा है। इस संभववाद जो है वो मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं कि मानव सर्वोपरि है। अगर मनुष्य नहीं है तो प्रकृति किस काम की है? उनके अनुसार कि मनुष्य प्रकृति का दास ना होके बल्कि प्रकृति का स्वामी है, संभववादी विचार के अनुसार। अब संभववाद का आपको क्लियर हो गया है। संभववाद का मतलब क्या है? मनुष्य महत्वपूर्ण है, प्रकृति उसके लिए क्या है? संभावनाएं प्रस्तुत करती है, उन संभावनाओं का प्रयोग मनुष्य करता है। जबकि नियतिवाद में क्या था? मनुष्य प्रकृति का दास था, इसमें प्रकृति का मनुष्य स्वामी है। दोनों एक दूसरे की विपरीत विचारधाराएं हैं। अब इस विचारधारा का अगर हम क्रिटिसाइज़ करें या इसको हम आलोचना करें तो किस आधार पर कर सकते हैं? अब जैसे हम मनुष्य ने क्या क्या धीरे धीरे बहुत अधिक विकास कर लिया। विकास का नतीजा क्या हुआ? प्रकृति उसको सहन नहीं कर पाएगी। जैसे आपने कुछ दिन पहले या 2013 की शायद ये घटना है, केदारनाथ की घटना 2013 में हुई थी। उस वक्त इतना ज़बरदस्त वहाँ पर बरसात हुई थी कि बहुत लोग, पूरा गांव, कितने गांव समाप्त हो गए थे वहाँ से, मंदिर पूरे धंस गए थे, होटल्स पूरी ख़त्म हो गई थी, बहुत जन धन की हानि हुई थी। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ
कि मनुष्य की अति महत्वाकांक्षा के कारण वहाँ पर 5 स्टार होटल से लेकर के ढाबे, बड़े विशाल मंदिर, इतने घर, इतने गाड़ियाँ, इतने ज़्यादा वहाँ पर मानवीय क्रियाओं का बोलबाला हो गया था कि प्रकृति उसे सहन ना कर सकी। और बारिश, ज़रा सी बारिश में, मतलब बारिश तो माना कि बहुत तेज़ थी, लेकिन अगर वहाँ पर इतना अधिक डेवलपमेंट नहीं होता, इतना ज़्यादा वहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं बनी होती, तो शायद जन और धन की इतनी हानि नहीं होती। क्योंकि पानी की एक विशेषता होती है, पानी अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। अगर पानी को ढाल नहीं मिलता है तो पानी अपना रास्ता अपने आप निकालता है। अभी फ़िलहाल 10 दिन पहले जो जयपुर में बारिश आई थी, उस बारिश का आप सभी ने, अभी तक भी पेपर्स में आ रहा है कि कितनी ज़बरदस्त बारिश थी। हालांकि बारिश 1981 की जितनी बारिश नहीं थी जब राजस्थान में जयपुर में बाढ़ आई थी, वैसी बारिश वो नहीं थी। लेकिन उससे कम बारिश में भी जयपुर में इतना नुकसान हुआ कि आज भी 500 गाड़ियाँ मिट्टी के अंदर धंसी हुई है। कितने लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं, जिनके घर बंद हैं, और वो कम से कम 2000 लोग शिविर में, कैंप्स में खाना खा रहे हैं, उनके घर छिन गए उनसे।